हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक एसएमई स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नेम है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड। एकदम डिटेल में सभी चीज़ों को अभी हम समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता और इसलिए अगर आप भी डिटेल में इस स्टॉक के बारे में जानकारियां लेना चाहते हो, अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को समझते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बिजनेस के बारे में बेहतरीन आइडियाज होने जरूरी हैं। तो यहां पर कही जा रही है इनकॉर्पोरेटेड इन 2017 गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। दोस्तों ये जो कंपनी है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जैसा कि नाम में ही देख सकते हो इंफ्रा जुड़ा हुआ है, तो इससे आपको समझने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है ये इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करती होगी। ठीक है, तो इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी है, एसएमई कंपनी है जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। थोड़ा विस्तार से हम इनके बिजनेस को समझते हैं। तो यहां पर कही जा रही है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी offering comprehensive EPC services across industrial, residential, and commercial projects, including civil, electrical, road, railway, power, and water infrastructure, specializing in planning, design, construction, and material supply across India। तो देखो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनका जो बिजनेस है काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ईपीसी सर्विसेज के अंदर अगर हम बात करें तो काफी सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी ईपीसी की सर्विसेज देती है, लाइक इंडस्ट्रियल तौर पे, रेसिडेंशियल तौर पे, फिर कॉमर्शियल तौर पे भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये कंपनी ईपीसी की सर्विसेज देती है। और इसके अंदर देखो काफी सारे कैटेगरीज हैं, लाइक यहाँ पर देख सकते हो इंक्लूडिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, रोड, रेलवे, पावर एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सभी सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है, तो काफी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है जो कि अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर द कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ वेरियस स्मॉल एंड मिड साइज्ड क्लाइंट्स लाइक मैग्नम वेंचर्स, राइकेला आयरन और माइंस, जेडी केबल्स, सिलिका मोटोकॉर्प, जैन इंटरनेशनल पावर एंड निर्मला डेवलपर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड सिविल प्रोजेक्ट्स। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है और सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे भी काम करती है। लाइक अगर इनको कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज से ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये जो कंपनी है ये काफी सारे स्मॉल एंड मिड साइज जो कंपनीज हैं छोटे छोटे उनके साथ पार्टनरशिप की हुई है और उनसे ये काम करवाते हैं। परसेंटेज वाइज ये चीजें चलती है यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच। तो इस प्रकार की काम है इनकी। अब देखो बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है इनका सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। यहां पर देखो कही जा रही है इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीजों के अंदर काम कंपनी करती है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सेगमेंट में। नेक्स्ट यहां पर सेगमेंट है रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कवर्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी सेगमेंट। तीसरी सेगमेंट है यहां पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यहां पर देखो बताई जा रही है इनकम्पोसेस वाटर ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड हाउस होल्ड कनेक्शंस अंडर इनिशिएटिव्स लाइक हर घर जल, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाई गई थी कुछ समय पहले, हर घर जल, उस इनिशिएटिव के अंदर भी कंपनी ने काम की है। जो हाउस होल्ड कनेक्शंस होते हैं वाटर की, उसके अंदर यहां पर कंपनी काम की है और साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। एज ऑफ अगस्त 31, 2024, तो रिसेंट की ही ये डेटा है। अभी जो प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं उनके बारे में जानकारियां ले लो थोड़ी सी। यहां पर देखो फर्स्ट में कही जा रही है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 602 करोड़ के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जिसमें देख सकते हो की प्रोजेक्ट्स के अंदर कही जा रही है कोक ओवन बैटरी एट जमशेदपुर, 143 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। फिर रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग एट कोलकाता, ये 140 करोड़ की प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट सेगमेंट है रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर 243 करोड़ की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल।
की प्रोजेक्ट्स में देखो 6 लेनिंग ऑफ NH2 वाराणसी टू औरंगाबाद, ये जो प्रोजेक्ट है ये 123 करोड़ की है। ठीक है, की प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बताई जा रही है और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसके अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 94 करोड़ के, जिसमें की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 62 करोड़ की है, जिसमें यहां पर है रूरल वाटर सप्लाई एट जौनपुर यूपी। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो कंपनी है इसकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रही है 62 करोड़ की। बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो सभी को मिला करके इस सेगमेंट में 94 करोड़ के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और यहां पर अब हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये 2017 से लेकर 2024 तक की है। टोटल वैल्यू की बात करें तो 276 करोड़ बताई जा रही है। ठीक है, मतलब 2017 से लेकर 2024 तक की बात करें तो इन्होंने 276 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किए हैं। और यहां पर देख सकते हो सभी सेगमेंट्स के अंदर बताई जा रही है। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 247 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए 2024 तक और 2017 से 2024 तक। ठीक है, एंड यहां पर देखो की प्रोजेक्ट्स के अंदर बताई जा रही है। फिर यहां पर रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 21 करोड़ की प्रोजेक्ट्स कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7.5 करोड़ की प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इन दोनों को डिस्कस कर दिया है। अब ऑर्डर बुक को डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर बुक है एज ऑफ अगस्त 31 2024। एंड देखो दोस्तों, ये 31 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग है, तो अभी यहाँ पर 3-4 महीने बीत गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो एज ऑफ 31 अगस्त 2024 कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक की वैल्यू रही है वो रही है 574 करोड़ की, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी की जिस प्रकार से मार्केट कैप है उस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है ये काफी शानदार है, जिसमें 41 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। फिर यहां पर अब हम ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर सेक्टोरल स्प्लिट को डिस्कस करते हैं कि किस सेक्टर में कैसे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं फिलहाल। तो यहां पर देखो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर 84%, रोड एंड रेल प्रोजेक्ट्स के अंदर 15.3% और वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर ओनली 0.7%। तो यहां पर सबसे ज्यादा इस सेगमेंट से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो यहाँ पर वेटेज है ये काफी ज्यादा है, 84% का। सबसे कम वाटर प्रोजेक्ट्स में इनको मिलता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफिकल ब्रेकडाउन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल से 41% की यहाँ पर इनकी मतलब जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हैं। फिर यहाँ पर झारखंड से 26% की, उत्तर प्रदेश से 10.4% की, एंड उसके बाद अदर स्टेट से 22.6% की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजर इनके ऑर्डर्स मिलते हैं ये वेस्ट बंगाल से ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ही कंपनी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब यहां पर हम रेवेन्यू बाइफर्केशन को डिस्कस करते हैं, ये FY24 के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर बाय सेगमेंट रेवेन्यू बाइफर्केशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट से 69.28% की रेवेन्यू रही है FY24 के अकॉर्डिंग। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि इस सेगमेंट के अंदर कंपनी को जो ऑर्डर्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं, तो डेफिनेटली जो रेवेन्यू है वो भी इसी सेगमेंट के अंदर ज्यादा रहेगी। फिर है यहाँ पर रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 22.93% की रेवेन्यू। एंड फिर यहाँ पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था कि सबसे कम ऑर्डर्स उसी सेगमेंट से मिलते हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू भी इस सेगमेंट में सबसे कम है 7.29% की। अब यहाँ पर हम बाई कॉन्ट्रैक्ट टाइप रेवेन्यू बाइफर्केशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो कही जा रही है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा 52.14% की रेवेन्यू आती है। फिर शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा 47.86% की रेवेन्यू आती है। ठीक है, अब यहां पर हम ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन को डिस्कस करते हैं। तो देखो वेस्ट बंगाल से जो इनकी रेवेन्यू आती है ये 41% की आती है, जो कि मेजर है यहाँ पर। झारखंड से 26%, उत्तर प्रदेश से 10.4%, महाराष्ट्र से 9.9% और ओडिशा से 6.6%। फिर यहाँ पर अदर स्टेट से 6.1%। ठीक है,
तो देखो वेस्ट बंगाल से इनकी जो रेवेन्यू आती है, ये मेजर रेवेन्यू आती है 41% की। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वेस्ट बंगाल से ही ज्यादातर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, वेस्ट बंगाल से ही कंपनी की शुरुआत हुई थी और फिर कंपनी जो है ये और भी स्टेट्स में अब फैलते जा रही है धीरे धीरे। अभी कंपनी के तकरीबन 13 स्टेट्स के अंदर ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने कंपनी के बिजनेस को काफी डिटेल में एनालिसिस किया। आई थिंक बिजनेस के बारे में आप सभी लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो जरूर से कमेंट में बताना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को अच्छी तरह से देखा है और आप लोगों ने बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए पोस्ट की जाती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अब हम आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिसेंटली ही आईपीओ कंपनी की आई है। एनएससी एसएमई के अंदर कंपनी की लिस्टिंग हुई है। आईपीओ डिटेल्स में बताई जा रही है, कंपनी रेज्ड 98.6 करोड़ थ्रू द आईपीओ एंड गोट लिस्टेड ऑन December 6, 2024, ठीक है। तो 6 दिसंबर को एनएससी एसएमई के अंदर कंपनी की लिस्टिंग हुई है और आईपीओ के जरिए कंपनी ने 98.6 करोड़ की फंड रेज की है। और ये जो फंड्स हैं वो कहां पर कंपनी यूज करने वाली है, सबसे पहले ये समझो। देखो ये जो आईपीओ थी ये फ्रेश इशू की आईपीओ थी एंड यहाँ पर जो फंड्स कंपनी के द्वारा रेज की गई है वो कहां पर यूज की जाने वाली है, तो यहां पर कही जा रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे, फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो कंपनी के अंदर ही कंपनी की ग्रोथ के लिए ही यूज की जाएगी ये फंड्स। चलो अच्छी बात है। एंड देखो यहाँ पर अगर हम आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग गेन मिले थे यहाँ पर इन्वेस्टर्स को। एसएमई आईपीओ थी तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स लगाने पड़ते हैं इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 90% के लिस्टिंग गेन मिले थे इन्वेस्टर्स को, बहुत ही ज़बरदस्त। आईपीओ की जो प्राइस बैंड थी वो 78 to 83 रुपए की थी एंड लिस्टिंग हुई थी तकरीबन 157 से लेकर 158 रुपए के प्राइस पे, यानी कि यहाँ पर 90% की लिस्टिंग गेन मिली थी इन्वेस्टर्स को। बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को थोड़ा समझते हैं, फाइनेंशियल्स को समझते हैं। देखो यहाँ पर ये स्क्रीनर की डेटा है, ज़्यादा कुछ डेटा आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। स्क्रीनर पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने अलग से डेटा का जुगाड़ किया है। एक भाई के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस स्टॉक से रिलेटेड, तो इसलिए हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस स्टॉक के ऊपर और उसके बाद वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो ओनली 649 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। बहुत ही छोटी कंपनी है। एसएमई कंपनी जनरली छोटी ही होती है, लेकिन यहां पर मार्केट कैप देखोगे तो आपको बहुत ही छोटी लगेगी। अब देखो यहाँ पर मार्केट कैप इतनी छोटी तो है ही, लेकिन इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो भाई साहब ऑर्डर बुक भी काफी शानदार है। 500 करोड़ से प्लस की ऑर्डर बुक है कंपनी के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर अब हम स्टॉक पी की बात करें तो 163 की है, इंडस्ट्री पी 33 की है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 59.1% की है, प्लेज परसेंटेज 0, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 152 की, 52 वीक हाई 166 और लो है 135 की। डेप्ट है 30.7 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.82 की, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में -10.2 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 3.63 रुपए की, चलो ठीक है। वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है थोड़ी सी ज्यादा। और यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एसेट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों 31 मार्च 2022 के वक्त एसेट्स थी कंपनी के अंदर 25 करोड़ के अप्रॉक्स, जो कि 2023 में बढ़कर 42 करोड़ पर पहुंच गई एंड फिर 2024 में ये 42 करोड़ बढ़कर 177 करोड़ पर पहुंच गई। बहुत ही शानदार ग्रोथ हुई है एसेट्स के अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से इनके एसेट्स बढ़े हैं। अब यहां पर देखो 31 अगस्त 2024 में एसेट्स जो है ये 120 करोड़ की हो चुकी है। अब यहां पर आप लोगों को लगा कि यार यहां से तो कम हो गया, तो भाई वैसी बात नहीं है। देखो यहाँ पर 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग है और अभी यहाँ पर 31 मार्च 2025 नहीं आई है, यहाँ पर 31 अगस्त 2024 तक की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, अगस्त तक की ही बात हो रही है, तो मार्च 2025 अभी आने में समय है। रेवेन्यू की बात करें तो देखो 81 करोड़
फिर 135 करोड़ एंड उसके बाद 291 करोड़, बहुत ही शानदार ग्रोथ हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 31 अगस्त तक की बात करें तो रेवेन्यू जो है ये 212 करोड़ पर पहुंच चुकी है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.8 करोड़, फिर 5.2 करोड़ एंड उसके बाद 15.5 करोड़, फिर यहाँ पर अगस्त में 15.3 करोड़ बताई जा रही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीजें ध्यान में रखना है कि ये अगस्त तक की ही डेटा है, बाकी इधर देखो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है। एंड उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो 8 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 37 करोड़ और फिर यहाँ पर 66 करोड़ अगस्त तक। तो नेटवर्थ भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 में 26 करोड़ थी, जो कि 31 अगस्त 2024 तक बढ़कर 50 करोड़ पर पहुंच गई है। फिर यहाँ पर हम टोटल बोरोइंग्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 करोड़, फिर यहाँ पर 7 करोड़, फिर यहाँ पर 30 करोड़ बढ़कर हो गया है और उसके बाद यहाँ पर घटकर 10 करोड़ देखने को मिल रहा है फिलहाल अगस्त के वक्त। ठीक है, तो देखो बोरोइंग्स यहाँ पर बढ़े हैं, यानी कि कर्जे जो हैं ये बढ़े हैं। अगस्त के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखा जाए कि अगले साल यानी कि मार्च 2025 तक यहाँ पर बोरोइंग्स कैसे रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ ऐसी डेटा अवेलेबल हैं जो कि पिछले वाली सीट पर नहीं थी, तो हम कुछ और भी डेटा को इस सीट के माध्यम से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग टाइम को समझ लो, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और फिर 31 अगस्त 2024। यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा लाइक यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं। तो 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 25 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के अंदर, जो कि 2023 में बढ़कर 42 करोड़ पर पहुंच गए। फिर 31 अगस्त 2024 तक यहाँ पर 120 करोड़ पर पहुंच गए। तो एसेट्स तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से बढ़ी है और एसेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटीज कैसी रही है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 17 करोड़, 27 करोड़ और फिर 53 करोड़। तो जिस प्रकार से एसेट्स बढ़े हैं लायबिलिटीज भी कंटिन्यूअसली बढ़े हैं, लेकिन एसेट्स की तुलना में लायबिलिटीज कंपनी के अंदर काफी कम है। तो चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो देखो 0.37 यहाँ पर बढ़कर 0.47 हो गया, फिर यहाँ पर 0.16 हो गया है। ये 31 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो इससे भी ज्यादा हो गई है, 0.82 के समथिंग हो गई है। ठीक है, फिर करंट रेशियो की बात करें तो ये टाइम्स में है 1.17 टाइम्स, फिर 1.22 टाइम्स, फिर यहाँ पर 31 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो 1.98 टाइम्स। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एज ऑफ दिसंबर 2024, यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 59.09% की है। इंडियन पब्लिक की बात करें तो 23.73% की है। अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 9.48% की है। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4.68% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.24% की होल्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 0.4%। म्यूचुअल फंड्स यूटीआई की बात करें तो 0.34% की है। इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग्स की बात करें तो माइनस ही है 0.04% की। तो ये रही शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इस कंपनी की दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओवरऑल अगर हम बात करें तो बढ़िया है। यहाँ पर एफआईआई डीआई जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, इनकी होल्डिंग्स भी है अच्छी खासी। ठीक है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक है। अब यहाँ पर देखो सभी चीजों को समझ लेने के बाद आपको कंपनी कैसी लग रही है कमेंट में शेयर कर सकते हो। देखो अगर आपको कंपनी अब ठीक लग रही है और यहां पर आप इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हो तो सबसे बड़ी जो यहां पे रिस्क है उसे समझना है। देखो दोस्तों, अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि प्राइस कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बढ़िया है। अब देखो यहां पर रिस्क क्या है ये समझते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला कि ये जो कंपनी है एक एसएमई कंपनी है, तो एसएमई कंपनीज के अंदर रिस्क काफी ज्यादा होते हैं। और यहां पर देखो आप एक दो शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, लॉट साइज में यहां पर बाइंग होती है। तो एक लॉट ही आपको बाइंग करनी होगी जिसमें 1600 शेयर्स आपको मिलेंगे। तो 1600 शेयर्स आपको एक बार में खरीदने पड़ेंगे। और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग 1600 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो देखो यहां पर बताई जा रही है 2,43,200 रुपए, मतलब मानकर चलो राउंड फिगर में 2.5 लाख
के अप्रोक्स यहाँ पर आपको लगेंगे एक बार में। ठीक है, तो क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट की रिस्क लेने को तैयार हो? अगर तैयार हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना। एक चीज और आप ये भी मानकर चल सकते हो कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये अमाउंट लगा रहे हो, तो इसका 50%, 70%, 80% भी लॉस में चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। या फिर ये भी सोचकर चल सकते हो कि ये अमाउंट आपके पास कभी था ही नहीं, मतलब कि ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका साफ भी हो जाए तो उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर ऐसी सोच है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रकार की कंपनियों में, क्योंकि रिस्क यहाँ पर काफी हाई होते हैं। ये जो कंपनी आप लोग देख रहे हो, इसकी तरह मार्केट में और भी काफी सारे कंपनीज हैं, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगर इस प्रकार के 100 कंपनीज है ना, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको 100 में से कुछ 5-6 ही कंपनीज बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। बाकी जो 95 कंपनीज होंगे वो या तो डीलिस्ट हो जाएंगे, या तो होंगे भी तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब होगी, लॉस में कंपनीज चलते हुए रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की रिस्क होती है ये छोटी छोटी कंपनियों के अंदर। इस रिस्क को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट की रिस्क लेने को तैयार हो तो ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सोचना। एक चीज और कि अगर आपके पोर्टफोलियो में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप टाइप के, मिड कैप टाइप के, तो उनकी वेटेज काफी बेहतरीन है, लेकिन आप एज अ पेनी स्टॉक यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट लगाना चाहते हो, ये जो अमाउंट है आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं है, 2-3% का ही वेटेज होगा, या फिर मैक्सिमम मानकर चलो 4 से 5% की वेटेज होगी, तो यहाँ पर सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट की। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि मैंने कहा कि पोर्टफोलियो का 4 से 5% का ही वेटेज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो वेटेज हो गए 95-96% का जो वेटेज हो गया, उसमें भी इस प्रकार के कंपनीज को आपने रखा है। ठीक है, वो जो वेटेज होंगे बाकी के 95 से 96%, उसमें लार्ज कैप एंड मिड कैप टाइप के कंपनीज होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो एक रिस्क यहाँ पर आप लोग लेना चाहते हो पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करके, और आपके पोर्टफोलियो का ये बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना। अगर आपके पोर्टफोलियो का वेटेज है 10-20 लाख रुपए और उसमें से यहाँ पर आपने 2.5 लाख रुपए लगा दिए, तो ये ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पर एक काफी बैड इंपैक्ट डाल सकता है अगर गिरावटें यहाँ पर आती हैं तो। क्योंकि जब गिरावटें आएगी तो आप बेचना भी चाहोगे तो नहीं बेच पाओगे, लगातार लोअर सर्किट्स लगते जाएंगे स्टॉक के अंदर, तो फिर क्या करोगे? बेचना भी चाहोगे तो नहीं बेच पाओगे, और पोर्टफोलियो के अंदर काफी बैड इंपैक्ट डालेगा। इसलिए कह रहा हूं कि वेटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2-3%, मैक्सिमम 5%। ठीक है, फिर इसके अंदर गिरावटें भी आएगी तो आपके पोर्टफोलियो पर उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ पाएगा, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो दोस्तों, रिस्क की तो हमने बहुत ज्यादा बातें कर ली, रिवॉर्ड्स की भी बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि मैक्सिमम 5% का वेटेज देते हो अपने पोर्टफोलियो का, और गिरावट की हमने बात की। लेकिन अब हम उसी प्रकार से अगर हम तेजी की बात करें कि अगर ये जो कंपनी है फ्यूचर में बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं मिड कैप या फिर लार्ज कैप टाइप के, उनके कंपैरिजन में ये जो स्टॉक है ये बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगा, ये सभी को बीट कर देगा, पोर्टफोलियो में एकदम रौनक लाकर रख देगा ये स्टॉक। ठीक है, यहां पर रिटर्न्स को थोड़ा कैलकुलेट करके समझते हैं। लाइक यहां पर देखो मार्केट कैप कितनी है स्टॉक की, फिर से यहां पर देख लेते हैं, 650 करोड़। ठीक है, मानकर चलो 700 करोड़, तो 700 करोड़ की अगर मार्केट कैप है और कंपनी ग्रो करते जाती है धीरे धीरे करके, और इनकी जो मार्केट कैप है ये 700 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ तक हो जाती है, तो भी ये कंपनी एसएमई ही रहेगी। ठीक है, तो भी कंपनी बहुत ही छोटी रहेगी। लेकिन अगर यहां पर आपने अभी ये 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, तो ये 2.5 लाख आपके बन जाएंगे 5 लाख। ठीक है, एकदम डबल हो जाएंगे आपके पैसे। और मार्केट कैप कितनी हुई है भाई? डबल हुई है। ठीक है, 700 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ की हुई है, तो भी कंपनी एक एसएमई कंपनी ही रहेगी। ठीक है, बहुत ही छोटी कंपनी रहेगी, लेकिन आपके रिटर्न्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम 10 गुना तक मानकर चलें कि 700 करोड़ की मार्केट कैप है, ये 10x से ग्रो करता है, मतलब 7000 करोड़ तक अगर इनकी मार्केट कैप पहुंच जाती है, तो यहां पर आपके जो 2.5 लाख के अमाउंट हैं उसमें भी 10x ग्रोथ होगा, और 2.5 लाख का अमाउंट 25 लाख पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ग्रोथ की पोटेंशियल होती है, इस प्रकार के रिटर्न्स मिल सकते हैं ऐसे ऐसे कंपनियों में। ठीक है,
अब देखो बहुत ज्यादा हम ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं कि ये जो कंपनी आने वाले समय में एल की तरह काम कर दे, एल बन जाए आने वाले समय में, ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बस इतना भी अगर ये पहुंच जाए तो यार हमारे जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीफोल्ड बनेंगे, ठीक है, 10x रिटर्न्स बन जाएंगे, ठीक है। और यहां तक पहुंचने के बाद अगर हमें आगे के लिए विजिबिलिटी मिलेगी तो हम आगे के लिए भी होल्ड कर पाएंगे, देखेंगे उस वक्त कैसा है कंपनी की स्थिति, उस अनुसार आगे भी होल्ड कर पाएंगे। तो यहां पर हम इतना ही एक्सपेक्ट करके अगर हम चले तो भी यहां पर हमें काफी शानदार रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन हाँ, उस तरीके से कंपनी को काम भी करना होगा और आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पर बाइंग करने को तो अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है टेक्निकल्स के अंदर, ये समझते हैं। देखो दोस्तों, डिस्काउंट्स कुछ खास अवेलेबल नहीं है फिलहाल। यहाँ पर देखो लिस्टिंग हुई थी 6 दिसंबर को 157-158 के प्राइस पे, वहां से स्टॉक के अंदर तेजी आई, 165 रुपए के अप्रॉक्स यहाँ पर हाई लगी एंड उसके बाद फिर अगले दिन से ही गिरावटें चालू हो गई। और यहाँ पर देखो ये जो बड़ी कैंडल है इसने लो बनाई है 135 के अप्रोक्स, ठीक है, 135 तक गिरकर आई। तो यहां पर 165 के लेवल से 135 तक की बात करें तो तकरीबन 18-19% की डिस्काउंट्स यहां पर अवेलेबल थी। तो अगर कोई उस वक्त इंटरेस्टेड होंगे तो यहां पर बाइंग किए होंगे। अब देखो यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी कर दिए फिर और गिरावटें आई तो और एड ऑन करते चले गए, क्योंकि रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एसआईपी करके चलेंगे। मुझे ये लगता है कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस प्रकार की कंपनियों में एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, एक ही लॉट लेते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लॉट लेते हैं। अगर एक बार यहाँ पर गलत डिस्काउंटेड रेट्स में खरीद लिए हैं और फिर स्टॉक के अंदर ज्यादा गिरावटें आती है तो दूसरा लॉट भी लोग खरीद लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार के कंपनियों में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एक ही बार में उनकी जो बाइंग होती है वो काफी बड़ी होती है और अगर वो ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहते हैं उस स्टॉक के अंदर तो फिर एक ही लॉट लेकर चलते हैं। तो अगर आपको भी एक ही लॉट खरीदना है तो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंट के साथ ही खरीदना चाहिए। अब देखो जिस प्रकार की ये कंपनी है उसके हिसाब से ये 18-19% की डिस्काउंट जो है ना, ये कुछ खास नहीं है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि इस प्रकार के कंपनीज के अंदर एटलीस्ट 30-40%, 50% तक भी डिस्काउंट मिल जाए तो मेरे लिए वही ऑप्शन बढ़िया होगा, ठीक है। उससे कम में मैं नहीं बाइंग करता हूं, ठीक है। एटलीस्ट 30% की तो डिस्काउंट मुझे मिलनी चाहिए तभी मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूं, क्योंकि इस प्रकार की कंपनियों के अंदर जब गिरावटें चालू होंगी ना भाई तो 30-40 क्या यार 70-80% तक भी इजीली गिर जाते हैं। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैं यहां पर एटलीस्ट 30% की डिस्काउंट के साथ ही बाइंग की सोचता हूं। बाकी अगर मुझे कन्विक्शन मिलती है उस वक्त की नहीं स्टॉक 30% नहीं 40% तक गिर सकते तो फिर मैं 40% पर बाइंग की सोचता हूं। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रकार के डिस्काउंट्स के चक्कर में रहा तो प्राइस आगे निकल जाएगा, फोमो में अगर आ रहे हैं तो ये मैं रिकमेंडेशन उनको नहीं दे रहा हूं। अगर आपको अपनी स्टडी अपने एनालिसिस के अनुसार लगता है कि हाँ मुझे बाइंग करना चाहिए तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है कि आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। देखो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करता हूं, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है ना कि मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखो वो प्राइस जो है वो बढ़कर और भी ज्यादा क्यों ना चला जाए, 165 से बढ़कर 200 ही क्यों ना चला जाए, यहां से भी अगर मुझे 30% की डिस्काउंट मिलेगी तो वो प्राइस भी मेरे लिए सही होगी। इस प्रकार की मेरी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। अगर आपकी भी स्ट्रेटेजी ऐसे ही है तो आप भी इस प्रकार से वेट करके चल सकते हो। अभी यहां पर कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है और वैल्यूएशन भी चूंकि काफी एक्सपेंसिव है और अगर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आगे चलकर नहीं आते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर करेक्शंस के चांसेज हैं, क्योंकि लिस्टिंग के वक्त यहां पर अच्छी गेन मिल तो जाती है इन्वेस्टर्स को, लेकिन बाद में करेक्शंस भी देखने को मिलते हैं नॉर्मली अगर उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं आते हैं जिस टाइप की वैल्यूएशन होती है स्टॉक की, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर अगर कोई 18-19% के डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हैं लेकिन यहां पर बाइंग करने से चूक गए थे तो यहां पर थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस है 165 की, यहां पर टच करने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हो सके तो रीटेस्ट करे प्राइस ये 134 की सपोर्ट को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अभी देखो टेक्निकल्स के अंदर ज्यादा कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए नहीं है क्योंकि रिसेंटली ही लिस्टिंग हुई है, ये डेली चार्ट है।
6 दिसंबर से लेकर यहाँ पर ये परसों तक की है, ठीक है, फ्राइडे की। तो यहाँ पर कुछ खास हमें टेक्निकल्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट को ध्यान में रखकर चलना है। ये सपोर्ट अगर टूटता है ना तो स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड स्टॉक की फुल एनालिसिस अभी हमने किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।